आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इसमें हम सामान्य अध्ययन का एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ विशेष टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और अच्छे से उसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, पहले आपको बता दें कि आज का जो पेपर प्रैक्टिस होगा उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम समुद्री कटक के बारे में, जिसे ओशनिक रिज भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद गर्त के बारे में हम बताएंगे, ट्रेंच, जिसे आप जानते होंगे आप लोग कि महाद्वीप महासागरों में किस प्रकार के कितने गर्त पाए जाते हैं। तो गर्त क्या होते हैं, ओशनिक रिज क्या होते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में। आज का हमारा जो मेजर जो टॉपिक होगा वो बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप हैं, गर्त हैं, ट्रेंज हैं, कटक हैं, इन सब के बारे में इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुद्री लवणता के बारे में। साथियों, समुद्री जो लवणता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें हमें मुख्य रूप से जानेंगे कि समुद्री लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या कारण है कि हमारी वान झील पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, और क्या कारण है कि हमारी जो अटलांटिक महासागर में है या महासागरों में कहाँ कहाँ लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। विस्तार से इन सब को जानेंगे और इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न जानेंगे ज्योग्राफी से ही। तो साथियों, आप बस पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और बढ़िया से हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखेंगे आप, रत्नाकर किस महासागर का प्राचीन नाम है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रत्नाकर किस महासागर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी है अंटार्कटिका महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसे नोट कर लेंगे। चलिए साथियों, हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं। पहले उसका विस्तार जानेंगे हिंद महासागर के बारे में, फिर उसके द्वीपों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा विश्व का मैप है। यहाँ से ये है हमारा हिंद महासागर, जो ये क्या है, इंडियन ओशियन है। इसी को हम हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और इधर अरब सागर है। ये पूरा का पूरा जो ये वाला क्षेत्र है, थाईलैंड के ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर और ये वाला पूरा क्षेत्र हमारा, ये कौन सा दिख रहा है, हमारा अफ्रीका के किनारे वाला जो ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र आता है, ये हमारा आता है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। साथियों, इसके अंतर्गत जो मैंने आपको बताया, अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इधर आपका फारस की खाड़ी हो गया, ये आपका रेड सी हो गया। रेड सी के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। रेड सी हो गया, यहाँ पे स्वेज कैनाल है। तो रेड सी, ये आपका मेडागास्कर वाला क्षेत्र है। आगे जो मोजाम्बिक चैनल आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। तो ये है मोजाम्बिक चैनल। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ से यहाँ पर रेड सी और फारस की खाड़ी भी आपका हिंद महासागर में आता है। ठीक है, तो पूर्व में यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? एक प्रश्न आता है साथियों, द्रोणी देश, हिंद महासागर के द्रोणी देश कौन कौन से हैं? याद रखेंगे इसे, द्रोणी देश। कौन कौन से द्रोणी देश है हिंद महासागर के? तो वो आपका यहाँ से देखेंगे आप। अगर हम पूर्व से देखेंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया के बाद क्या आता है? मलेशिया, फिर यहाँ पे थाईलैंड है, इधर आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका। तो साथियों, ये हिंद महासागर के द्रोणी देशों में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिक नहीं, ये हमारा अंडमान निकोबार है। और अंडमान जो ये सागर है, जो यहाँ पे छोटा सा आपको सागर दिख रहा होगा, ये अंडमान सागर है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा किस में आ जाता है? हिंद महासागर में। तो साथियों, आपने जाना कि हिंद महासागर की लोकेशन। चलिए अब जानते हैं हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं, गर्त हैं और कटक हैं। तो साथियों, अगर देखा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो हिंद महासागर, जो हमारे पास 4 महासागर हैं, उनमें से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर आता है तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर प्रथम बात करें तो प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर आता है अटलांटिक महासागर।
अंटार्कटिक महासागर। आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, जो अमेरिका है, अमेरिका का पूर्वी वाला तट अमेरिका महाद्वीप का, उसी प्रकार आपका साउथ अमेरिका का पूर्वी वाला तट, इधर आपका हो गया कौन सा वाला तट, अफ्रीका का पश्चिमी वाला तट और यूरोप का पश्चिमी वाला तट। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा वो कौन सा हो गया आपका अंटार्कटिक महासागर। तो उसका नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिंद महासागर। तो साथियों हिंद महासागर का नंबर आता है तीसरा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानेंगे हम कि हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं। आप लोग नोट करते रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे एक देशों के नाम, मालदीव। ठीक है, मालदीव भी एक हिंद महासागर का एक क्या है, द्वीप है। उसके अलावा जो श्रीलंका है, सेशल्स मोर इम्पोर्टेंट, सेशल्स। ठीक है, सेशल्स, तो जो ये सेशल्स है ये भी एक द्वीप है हिंद महासागर में। एक महत्वपूर्ण है चैगोस। क्या नाम है? चैगोस एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। साथियों एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में है या नहीं है, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएगा आपको। तो मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, चैगोस हो गया, डैश चौरस बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश चौरस भी एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा और देखेंगे आपकी जो डियागो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। एक और इंपॉर्टेंट है डियागो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसे। डियागो गार्सिया एक द्वीप है हिंद महासागर में, जिसमें कि यूएसए जो अमेरिका है उसकी क्या है, एयरफोर्स है। यूएसए की एयरफोर्स यहाँ पे तैनात है। ठीक है, डियागो गार्सिया ये नामक द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। साथियों एक और नाम आता है क्या नाम है इसका, अल्दाब्रा। ठीक है, अल्दाब्रा एक और है, फरकाहार। तो साथियों आपने जाना कि ये फरकाहार, अल्दाफ्रा, डैश चौरस हो गया, डियागो गार्सिया हो गया, मॉरिशस, श्रीलंका, ये सब किस में हैं, हिंद महासागर के द्वीप हैं। ठीक है, हिंद महासागर के द्वीप हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपने हिंद महासागर के द्वीप के बारे में जाना और थोड़ा बहुत आपने हिंद महासागर के बारे में जाना है। अगला प्रश्न है कार्लसबर्ग कटक यानी रिज, आपने देखा होगा। अब यहाँ से आपके और भी चीज़ें क्लियर होती रहेगी। कार्लसबर्ग कटक किस सागर में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो बंगाल, नहीं ये तो गलत, इसमें गड़बड़ हो गया सर। हाँ नहीं, अरब सागर में। साथियों राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में, बिल्कुल राइट आंसर अरब सागर में हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुआ कि हिंद महासागर में तो आता ही है। कार्लसबर्ग जो कटक है साथियों वो हिंद महासागर में आता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, ये तीनों ही किस में है, ये तीनों तो हिंद महासागर में है। लेकिन हिंद महासागर में भी एक अगर विशेष जगह देखी जाए तो अरब सागर में कौन सा है, कार्लसबर्ग कटक है। अगर मैप की बात करें, अगर मैप में देख पा रहे होंगे आप, जो भारत का पश्चिमी वाला तट है ना, पश्चिमी वाला तट है ये है अरब सागर। तो अरब सागर में यहाँ पे एक रिज कटक पाया जाता है, उससे वो कहाँ पे है, अरब सागर में। तो साथियों जो ये कार्लसबर्ग कटक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकोंडा चौगोस भी कहते हैं, सुकोट्रा चागोस। क्या नाम है, थोड़ा नाम अजीब है, सुकोट्रा चैगोस। तो एग्जाम में सुकोट्रा चैगोस भी आ सकता है। तो सुकोट्रा चैगोस और कार्लसबर्ग एक ही नाम है और ये कहाँ है, अरब सागर में। साथियों एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका और अरब सागर को कौन सा कटक अलग करता है, तो उसका नाम आएगा कार्लसबर्ग कटक आएगा। ठीक है, अब कटक जान लेते हैं, कटक क्या होता है। साथियों होता क्या है कि महाद्वीपों का, जैसे आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में देखा होगा कि धरती के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटें हैं, जो हमारी पूरी धरती के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और ये प्लेटें आपस में उनका क्या होता है, आपस में भी मिलते हैं और उनका क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे से भी ये प्लेटें खिसक रही हैं, यानी दूर भी भाग रही है और मिल भी रही हैं। तो जब ये प्लेटें क्या हो जाती है, इनका अपसरण होता है, यानी कि आपस में माना कि दो प्लेटें हैं, है ना, कोई भी दो प्लेटें हैं, और अगर ये दो प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण बोलते हैं। अपसरण क्या सही शब्द क्या आएगा, अपसरण।
यानी कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो जब प्लेटें दूर भागेगी तो यहाँ पे खाली गैप पड़ेगा, और खाली गैप पड़ेगा तो धरती के अंदर से क्या आएगा, यहाँ से मैग्मा आएगा। आई बात समझ में? तो महासागरों में जब प्लेटें आपस में खिसकती है, इनका अपसरण होता है, तो धरती के अंदर से जो मैग्मा आएगा, तो मैग्मा यहाँ पे क्या करेगी, महासागर में गिरती है। तो साथियों, मैग्मा के आने से यहाँ पे क्या होता है, एक इस प्रकार का क्या बन जाता है, पर्वत रूप के आकार का, यानी कि तीव्र ढाल वाला पर्वत यहाँ पे बन जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कटक, इंपॉर्टेंट, यानी रिज। इसको क्या कहेंगे, रिज कहेंगे। तो साथियों, होता क्या है, कई बार महासागरों में जो ये कटक हमें दिखाई देते हैं, तो ये बहुत लंबे लंबे कटक हमें दिखाई देते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो फोल्ड माउंट नहीं, जो माउंट के आकार का, तीव्र ढाल वाली माउंट के आकार का, बहुत दूर दूर तक हमें ये कटक देखने को मिलते हैं। इसी का प्रतिफल है कि आपने देखा होगा कि विश्व का सबसे लंबा कटक को क्या नाम है उसका, मध्य अंटार्कटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। बहुत किस अंटार्कटिक कटक के बारे में आपने जाना होगा। तो ये कटक समुद्र में लंबी लंबी दूरी तक बन सकते हैं, है ना। कभी कभार क्या होता है कि जो समुद्र है हमारा, समुद्र के जो ऊपरी ये कटक पानी के ऊपर तक आ जाते हैं। आई बात समझ में? अभी तो ये पानी के अंदर ये कटक बन रहे हैं, लेकिन कभी कभार पानी के ऊपर भी हमें ये दिख जाते हैं, जो कि एक द्वीप का, जिसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एजोर्स द्वीप। एजोर्स द्वीप एग्जाम में आ सकता है कि एजोर्स द्वीप कहाँ है। तो साथियों, एजोर्स द्वीप कहाँ है, अंटार्कटिक महासागर में है, और जो कि अंटार्कटिक महासागर में है एजोर्स द्वीप। ठीक है, तो ये भी पानी से ऊपर आया हुआ कटक है। इस कटक से, कटक ही रिज से एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अब कौन से एग्जाम में, और लोक सेवा आयोग के द्वारा एसीएफ में पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, और उत्तराखंड यूपी के कई एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि विश्व के एस आकार का जो महासागरीय कटक कहाँ स्थित है, एस आकार का सागरीय कटक किस महासागर में स्थित है। तो साथियों, राइट आंसर था उसका अंटार्कटिका महासागर में एस आकार का क्या है, महासागरीय कटक है। देखेंगे आप मैप में। साथियों, इस मैप में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस मैप में क्या है, यहाँ पे ये है अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर का जो ये वाला पोर्शन है, ये एस आकार का है। आई बात समझ में? यहाँ से नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और इधर आपका अफ्रीका, ये यूरोप। तो यहाँ पे ये जो ये वाला कटक है, ठीक है, यहाँ से ये वाला कटक, तो इसका नाम क्या है, मध्य अंटार्कटिक कटक। तो ये किस आकार का है, एस प्रकार का है। तो ये एग्जाम में पूछेंगे आपके प्रश्न है। तो साथियों, आपने जाना कि बंगाल खाड़ी के कटक के बारे में, ठीक है, और अंटार्कटिक सबसे बड़ा जो कटक है, रिज है। साथियों, बंगाल की खाड़ी में एक दो कटक और हैं, उनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका नाम है प्रिंस एडवर्ड कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक। ठीक है, ये भी है हमारा बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो इसके बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर करेंगे इसे। प्रिंस एडवर्ड कटक हमारा कहाँ है, हिंद महासागर में। एक और कटक बहुत महत्वपूर्ण आता है, जो हमारा अंडमान सागर वाला कटक है, वहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट रिज बोलते होते हैं, ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट जो कटक है वो कहाँ है हमारा, कौन से, हिंद महासागर में हमारा ये वाला कटक है। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट रिज, और प्रिंस एडवर्ड कटक हमारे बंगाल की खाड़ी में है। तो साथियों, आपने विस्तार से जाना कि बंगाल की खाड़ी में कटक के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी लंबा हो गया ये। निम्न में से डाइमेंटिना गर्त ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। क्या क्वेश्चन है, डाइमेंटिना गर्त किस महासागर में। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ऑप्शन बी, हिंद महासागर में डाइमेंटिना गर्त स्थित है। साथियों, अभी तो हमने कटक के बारे में जाना, रिज के बारे में। वैसे अगर हम
ट्रेंच के बारे में जानेंगे। तो साथियों, महासागर में होता क्या है, जो हमारे बड़े बड़े महासागर हैं, तो महासागर में आपने देखा होगा कि कुछ टोपोग्राफी बनती है। जैसे महाद्वीपीय आपने देखा होगा कि माना कि ये क्या है आपका, ये है आपका धरातल, और ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा समुद्र है, महासागर है। तो यहाँ से कुछ स्थलाकृति बनती है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, डीप सी प्लेन, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, है ना। अब मैंने बता रखा आपको। तो महासागरों में एक और इस प्रकार की एक आकृति बनती है, किस प्रकार की, यानी कि महाद्वीपों जो प्लेटों के क्या हो जाता है, खिसकने से इस प्रकार का क्या हो जाता है। ये तो हो गया आपका जो महासागरों का तल हो गया, है ना, जहाँ, और यहाँ पे इन तलों में प्लेटों के खिसकने से इस प्रकार का गर्त बन जाता है, वी शेप में, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर बनेगा तो उसे हम गर्त कहेंगे, और अगर ऊपर की तरफ अगर कोई चीज़ बनती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिज, रिज यानी कटक, ठीक है। तो गर्त यानी ट्रेंच और रिज में आपने अंतर देख लिया होगा। तो रिज ऊपर की तरफ और ट्रेंच नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये गर्त है। अब प्रश्न क्या था कि डायमेंटिना गर्त कहाँ है, तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हिंद महासागर में और भी गर्त हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम देखेंगे इसे। एक होता है सुंडा गर्त, एक आता है सुंडा गर्त, ये भी आपका कहाँ है, हिंद महासागर में है। एक है मॉरिशस गर्त। मॉरिशस तो एक देश भी है, लेकिन मॉरिशस एक क्या है, मॉरिशस एक क्या है, गर्त भी है, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण है ओब गर्त, लिखेंगे आप, नोट करते रहिए। ओब गर्त है। ओमिरेंटो गर्त क्या है, ओमिरेंटो गर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमेंटिना गर्त तो है ही है, ओमिरेंटो गर्त भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि सुंडा गर्त, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, ओमिरेंटो गर्त, डायमेंटिना गर्त, ट्रेंच, ये कहाँ है, हिंद महासागर में है। साथियों, आज हिंद महासागर से मैं बार बार इसलिए प्रश्न उठा रहा हूँ कि एक महासागर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि एग्जाम की दृष्टि से अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले जो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा, वो हम क्या करेंगे, ये अंटार्कटिक महासागर कब बताएंगे, और प्रशांत महासागर के बारे में भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने जाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है रियूनियन द्वीप, जिंजीबार द्वीप, कोमोटो द्वीप और डायोगार्शिया द्वीप। डियोगार्शिया भी बोलते हैं इसे, डायोगार्शिया द्वीप। ये तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तो सभी। साथियों, रियूनियन द्वीप भी हिंद महासागर में है, जंजीबार द्वीप भी हिंद महासागर में है, कोमोटो द्वीप भी हिंद महासागर में है, डियोगार्शिया द्वीप भी आपके हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त तो अगर और भी द्वीपों के बारे में आप लोग जानेंगे तो कौन कौन से द्वीप है, एक रियूनियन के बारे में बताते हैं। सेशल्स द्वीप हो गया आपका, कोकस द्वीप। साथियों, ये वही कोकस द्वीप है जिसमें चाइना ने किससे लिया था ये लीज पर, श्रीलंका से कोकस द्वीप श्रीलंका लीज पे लिया था इसने, ठीक है। भारत को घेरने की जो योजना थी, ये वही द्वीप है। एक और द्वीप है, कौन कौन सा, कोकस हो गया, अमरेंटीज द्वीप बता दिया मैंने, अमरेंटीज द्वीप है एक, अमरेंटीज द्वीप भी आपका हिंद महासागर में स्थित है ना। तो साथियों, ये आपका बाकी जो देश है, श्रीलंका वगैरह, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे भी कहाँ है, जावा, सुमात्रा, ये सारे द्वीप हमारे हिंद महासागर में स्थित है। चलिए, अगला पांचवा प्रश्न है, किस महासागर की लवणता सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, अब लवणता वाला दूसरा टॉपिक आ गया हमारा, किस महासागर की लवणता सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत, वान झील, अंटार्कटिक महासागर। तो साथियों देखेंगे, आप वान झील नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि महासागर बोला है तो सबसे ज़्यादा जो लवणता होती है अटलांटिक महासागर की होती है, अटलांटिक महासागर वही महासागर है जिसमें सबसे लंबा रिज पाया जाता है। आई बात समझ में, कितना था उसका बताया नहीं था मैंने, 10,000 किलोमीटर एस आकार का जो रिज था अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो अंटार्कटिक महासागर आपने देखा होगा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, और उधर यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में, ये हमारा अंटार्कटिक महासागर है। साथियों लवणता के बारे में जान लेते हैं। जो लवणता होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि किसी पानी का भार, और उस पानी में, जैसे पानी लेंगे ना, मतलब किसी पानी लेंगे, पानी का भार, और उस पानी में जो लवण है,
लवण की मात्रा के अनुपात को हम लवणता के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसकी लवणता है, इस प्रकार से देखेंगे, माना 1000 ग्राम हमने पानी लिया, पानी कितना लिया, 1000 ग्राम पानी, और इस 1000 ग्राम में जो लवण है उस लवण की मात्रा को हम लवणता कहते हैं, उस पानी की लवणता कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्यतः जो महासागरों की एवरेज जो लवणता है वो कितनी है, 35। इस प्रकार से ऐसे दिखाते हैं हम लवणता को। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो ग्राम है वो पर 1000 ग्राम पानी में उनकी लवणता की मात्रा है। आई बात समझ में? लवणता को हम कैसे दिखाते हैं, ये परसेंटेज नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा कि महासागरों की लवणता कितनी है तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में लवण की मात्रा है। आई बात समझ में? तो ये तो आपने जाना कि लवणता को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो अटलांटिक महासागर साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लवणता है वो बहुत सारी चीज़ों पे क्या करती है, निर्भर रहती है। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र का पानी खुला हुआ है, कोई अगर महासागर है और पूरा खुला हुआ महासागर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ लवणता हमेशा कम होगी। ठीक है, क्योंकि पानी खुला पानी है। और अगर कोई बंद महासागर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर दोनों जगह से बंद है, तो यहाँ पे पानी का फ्लो हमेशा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो लवणता वहीं पे सूख जाएगी। अगर एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, इसे माना कोई पानी की एक बोतल है आपकी, या पानी की पतीली है ना, किसी बर्तन में आपने नमक डाल दिया तो लवणता हमेशा बढ़ेगी। और उस पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्पीकरण हो जाएगा, तो वाष्पीकरण तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लवणता क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जितना ज़्यादा पानी रहेगा, हम और पानी डालेंगे तो लवणता हमेशा कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार अगर कोई बंद चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि लाल सागर है या फारस की खाड़ी है या वान झील है, इन जगह हमेशा लवणता अधिक रहती है। ठीक है, तो बाकी आपका प्रशांत महासागर खुला महासागर है, हिंद महासागर खुला हुआ है पूरी तरीके से, तो ये इन महासागरों में लवणता हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि लवणता सबसे ज़्यादा किसकी है। अच्छा, लवणता के साथ पूरा कंप्लीट देख लेते हैं इसे, लवणता का है ना, लवणता का पूरा कंप्लीट देख लेंगे एग्जाम में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि लवणता के आधार पर निम्न महासागरों का आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। सबसे अलग टॉपिक बता रहा हूँ आज आपको। ठीक है, तो आप अब नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे तो नोट नहीं कर रखा है। तो महासागरों की औसत लवणता अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में। ठीक है, इस प्रकार से दिखाते हैं इसे, 35 ग्राम। अब ये प्रतिशत नहीं है, याद रखेंगे, ये प्रतिशत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम पानी में लवण की मात्रा, जो लवण है वो 35 ग्राम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से किताबों में लिखा होगा। उसके बाद और आता है जैसे अटलांटिक महासागर में कितना होगा, 36 मैंने बता ही दिया। हिंद महासागर का 35 बता दिया होगा मैंने। एग्जाम में अगर आता है हिंद महासागर की लवणता कितनी है तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, 2 जीरो आते हैं खाली। अगला और कौन सा, वान झील। अच्छा, विश्व की आपने ये भी देख लेते हैं, जो झील है वान झील है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये तो झील है ना, महासागर थोड़ी है वान झील। कहाँ है वान झील? वान झील कहाँ है भाई? टर्की में होगा यार वान झील, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो वान झील आपका कहाँ है? टर्की में है आपकी वान झील। तो वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी में। आई बात समझ, इसको याद कर लीजिए, वान झील की लवणता कितनी है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में, 330 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, यह है वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा। उसके बाद मृत सागर है, याद रखेंगे, मृत सागर जो डेड सी है हमारा। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन है क्या? जॉर्डन और किसके, मेरे ख्याल से जॉर्डन और उसकी सीमा पे तो है भाई। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन और, अरे कौन सा है ये, इजराइल। जॉर्डन और इजराइल की सीमा में है मृत सागर। ठीक है, तो मृत सागर की जो हमारी ये क्या है लवणता, 238 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है हमारा वो कहाँ है? यूएसए में, और उसकी लवणता है 220
220 ग्राम। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। वान झील सबसे ज़्यादा, उसके बाद मृत सागर का, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक का। इसको इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ साथ तीव्रता से बढ़ता है। तो साथियों, महासागर मैंने बहुत सारे टोपोग्राफी आपको महासागर की बताई है ना। तो महासागर में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे लवणता जैसी गहराई आती है महासागर में, तो लवणता तेजी से बढ़ता है। वो लवणता इसलिए बढ़ता है कि जैसे धरातल समुद्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो सबसे ज़्यादा उद्गार कहाँ होता है? समुद्र में। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा मिनरल्स आएंगे तो इसकी लवणता सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने बोला था ना कि लवणता पे बहुत ज़्यादा कई फैक्टर होते हैं। जैसे अगर कुछ लवणता वाली नदी आ जाए तो उस सागर की लवणता बढ़ेगी, या धरातल से क्या बढ़ेगा? धरातल से क्या बढ़ेगा? वो ज्वालामुखी का उद्गार होगा, मैग्मा का उद्गार होगा, तो लवणता बढ़ेगी। इसके साथ तो यहाँ पे यही एक कंडीशन लागू होती है कि महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहाँ लवणता गहराई के साथ साथ तीव्रता से बढ़ती है तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन समझ गए? तो राइट आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हेलोक्लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, अगर लवणता गहराई के साथ एकदम से बढ़ती है तो उसे कहेंगे हेलोक्लाइन। शायद तो ये जानेंगे जो पहला ऑप्शन है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? आइसोहेलाइन वह जो धरती के अंदर क्या है, समान लवणता वाले जगह को मिलाने वाली जो रेखा है। जैसा आपने आइसोबार, आइसोहेल, आइसोलाइन इस प्रकार से देखा होगा ना। तो उसी प्रकार आइसोहेलाइन है। आइसोहेलाइन क्या है कि समुद्र में या धरती पर समान लवणता वाली जगह को मिलाने वाली क्षैतिज जो रेखा है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। ठीक है, अब है सोलाइन नक्टर। सोलाइन नक्टर एक यंत्र है। ठीक है, एक यंत्र है जिससे कि समुद्र की लवणता हम लोग नापते हैं। इंपॉर्टेंट, समुद्र की लवणता किस यंत्र से नापते हैं? जैसे दूध लैक्टोमीटर से नापते हैं, दूध है नहीं, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। उसी प्रकार समुद्र में जो लवणता है, पानी की लवणता किससे नापते हैं हम लोग? सोलाइन नक्टर से नापते हैं। सोलाइन नक्टर, क्या नाम है? सोलाइन नक्टर। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने ला रखा है यहाँ पे, अयनवर्ती क्षेत्र। अयनवर्ती क्षेत्र साथियों उस क्षेत्र को कहते हैं जो हमारे पृथ्वी पर एक कर्क रेखा जाती है और दूसरा मकर रेखा जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे अयनवर्ती क्षेत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितना अच्छा प्रश्न लाया ना मैं आपको। अयनवर्ती क्षेत्र किसे कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को अयनवर्ती क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आज 7वां प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज राइट आंसर हो जाएगा। ये समुद्री जो लवण है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। इसके आने वाला जो प्रश्न है, और उसके बाद देखेंगे और भी फैक्ट देख लेंगे ना इसके साथ साथ। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का लगभग 77% होता है। जो समुद्री जल की लवणता है उसमें सोडियम क्लोराइड 77% होता है। शेष हमारा जो आता है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथे नंबर पे कैल्शियम सल्फेट आता है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो 10%। ठीक है, 10%। ये 77, 10%, बाकी ये इतना याद करने की जो नहीं है, बस सीरियल याद रखना जरूर है। सोडियम क्लोराइड 77% तो याद रख लो, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में किस तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप 100% मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसे गलत करेंगे। 100 तो नहीं बोलेंगे यार, 90% लोग। ठीक है, तो समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तत्व है ये, वहाँ पे लवण था। आई बात समझ में? तत्व और लवण में अंतर होता है। तो क्लोरीन की मात्रा समुद्री जल में सर्वाधिक होती है अगर तत्व की बात करें। दूसरे नंबर पे आता है सोडियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है? और ऑप्शन ए है अराकानियोमा, बी है मिसिसिपी, सी है नागा
डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये भारत और म्यांमार की सीमा पर एक अराका न्यूमा पर्वत आता है, एक मिसमी पर्वत आता है और तीसरा आता है नागा पर्वत। ये हमारी म्यांमार की सीमा से लगे हुए पर्वत हैं। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत का औसत समुद्री मापन कहाँ से लिया गया है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई से हमारा समुद्री औसत मापन लिया गया है। तो साथियों हम बोलते हैं ना कि समुद्री तल से इतने किलोमीटर या समुद्र तल से इतने लंबाई, तो जो समुद्री तल मापा गया है वो चेन्नई से मापा गया है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। कैसे आपको पेपर प्रैक्टिस सेट लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंटार्कटिक महासागर पे और प्रशांत महासागर और लास्ट में आर्कटिक महासागर। साथियों एक लोग बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका में महासागर है ही नहीं। ठीक है, अंटार्कटिका नहीं है महासागर में, तो आर्कटिक महासागर है और दूसरा है हमारा अंटार्कटिक महासागर। तो साथियों कैसे लगती है आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।